कल्पना कीजिए, एक ऐसे ऑफिस वर्कर की जो सुबह आंख खुलते ही तनाव में होता है। सामने मीटिंग्स की भरमार, इनबॉक्स में दर्जनों अनरीड ईमेल्स और ऊपर से पर्सनल लाइफ के प्रेशर। वो उठता है, कॉफी पीता है, ऑफिस पहुंचता है, लेकिन दिमाग में जैसे कोहरा छाया रहता है। वो तय नहीं कर पाता कि पहले कौन सा काम करे। उसे हर बात में देरी होने लगती है, डिस्ट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं और दिन के अंत में उसे लगता है कि उसने बहुत भागदौड़ की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अगर कोई कहे कि आपकी इस कंफ्यूजन की असली वजह है आपका ब्रेन और उसका गलत इस्तेमाल, तो क्या आप यकीन करेंगे? डेविड रॉक की यह किताब योर ब्रेन एट वर्क ठीक इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं, बल्कि एक ब्रेन यूजर मैनुअल है। एक ऐसी गाइड जो आपको बताती है कि कैसे आपका मस्तिष्क सोचता है, प्रतिक्रिया देता है, थकता है, डिस्ट्रैक्ट होता है और कैसे उसे दोबारा संगठित किया जा सकता है ताकि आप बेहतर काम कर सकें, शांत दिमाग के साथ बेहतर निर्णय ले सकें और अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकें। किताब की खूबसूरती इसकी कहानी कहने के अंदाज में है। इसमें दो कैरेक्टर हैं, पॉल और एमिली। पॉल एक थिएटर के मंच पर खड़ा है और उसके जीवन के अलग अलग मोमेंट्स को दर्शाया जाता है, जैसे वह एक ही समय में कई काम करने की कोशिश करता है, या जब वह किसी मुश्किल मीटिंग में उलझ जाता है, या जब उसके दिमाग में इतने सारे ख्याल एक साथ दौड़ते हैं कि वो कुछ भी क्लियरली सोच ही नहीं पाता। फिर आता है रीप्ले, जहां उसी सीन को दोबारा दिखाया जाता है, लेकिन इस बार ब्रेन के साइंटिफिक सिद्धांतों और रणनीतियों को ध्यान में रखकर। यही तरीका एमिली पर भी लागू होता है, जो अपने दिमाग को ज्यादा समझदारी से, ज्यादा रणनीति के साथ इस्तेमाल करती है और नतीजा साफ दिखाई देता है, क्लैरिटी, काल्मनेस और क्रिएटिविटी। डेविड रॉक बताते हैं कि हमारा ब्रेन एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर बार जब हम किसी डिसीजन पर विचार करते हैं या किसी काम पर फोकस करते हैं, तो वो ब्रेन की एनर्जी को खपत करता है और यही वजह है कि दिन के अंत तक हमारा दिमाग थक जाता है और हम छोटी छोटी बातों पर भी रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर हम समझ लें कि ब्रेन की एनर्जी को किस तरह से बचाकर सही दिशा में लगाया जाए, तो हम कम मेहनत में ज्यादा प्रभावशाली काम कर सकते हैं। किताब के 14 चैप्टर्स हर उस व्यक्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं जो मल्टीटास्किंग से परेशान है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, जो हर सुबह मोटिवेटेड महसूस करता है लेकिन दोपहर तक ही थक कर बैठ जाता है। इसमें आपको मिलती हैं ऐसी स्ट्रेटजीज जैसे फोकस को गहराई से बढ़ाना, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना, कठिन बातचीत में खुद को शांत रखना, दूसरों की सोच को बेहतर समझना और अपने निर्णयों को मजबूत बनाना। और अब यही किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ऑडियो बुक के रूप में, ताकि आप इस किताब के विचारों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि महसूस करें। आप रास्ते में हों, किचन में हों, वॉक पर हों या रात को सोने से पहले, आप इस ज्ञान को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लागू कर सकते हैं। ये ऑडियो बुक सिर्फ ज्ञान का संकलन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जो आपको खुद से, अपने माइंडसेट से और अपनी क्षमताओं से दोबारा जोड़ता है। इसमें हर शब्द, हर उदाहरण, हर तकनीक आपको अपने ब्रेन से दोस्ती करने की ओर ले जाती है, ताकि आप उसे सिर्फ इस्तेमाल न करें, बल्कि उसे मास्टर करें। अगर आप अपने काम को ज्यादा स्मार्ट तरीके से करना चाहते हैं, अगर आप अपने विचारों में क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल चाहते हैं और अगर आप अपने ब्रेन को उसके पूरे पोटेंशियल पर लाना चाहते हैं, तो ये हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक और ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी, योर ब्रेन एट वर्क हिंदी ऑडियो बुक के साथ। चैप्टर 1, एक मंच, दो पात्र और एक उलझा हुआ दिन। पर्दा उठता है। एक आदमी स्टेज पर है, पॉल। सुबह का वक्त है, अलार्म बजता है, लेकिन वो थका हुआ है। रात को देर से सोया था, दिमाग भारी लग रहा है। जैसे तैसे उठता है, लेकिन उठते ही उसे याद आता है आज उसे एक प्रेजेंटेशन देना है, 2 मीटिंग्स हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है और ऊपर से वाइफ ने एक जरूरी बात करने को कहा था। वो नाश्ते की मेज पर बैठता है, लेकिन मन वहां नहीं है। दिमाग में विचारों की रेल दौड़ रही है। क्या पहले ईमेल्स चेक करूं? क्या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार हैं?
बॉस ने जो पूछा था उसका जवाब देना है। वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, बच्चों से बात करता है, फोन पर मेल देखता है और साथ ही एक डॉक्यूमेंट भी खोल लेता है, लेकिन हर काम अधूरा रहता है। ऑफिस पहुंचते ही पहली मीटिंग शुरू हो जाती है। उसमें वो ठीक से बोल नहीं पाता, दिमाग खाली लगता है। वो सोच रहा है, मैंने तो रात को सब रिवाइज किया था, फिर ये ब्लैंकनेस क्यों? मीटिंग के बाद बॉस उसे बुलाते हैं और एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब पॉल को पता है, लेकिन दिमाग इतना भटका होता है कि वो कुछ भी साफ साफ बोल नहीं पाता। वो झुंझलाता है, खुद से चिढ़ता है और दिन के अंत तक ऐसा महसूस करता है जैसे उसका दिमाग किसी ने खींच कर निकाल लिया हो। अब रिप्ले शुरू होता है, वही सीन, लेकिन इस बार ब्रेन साइंस की रोशनी में। डेविड रॉक बताते हैं कि जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे बच्चों से बात करते हुए ईमेल्स पढ़ना या प्रेजेंटेशन सोचते हुए ट्रैफिक में ड्राइव करना, तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओवरलोड हो जाता है। यह ब्रेन का वो हिस्सा है जो सोचने, निर्णय लेने और फोकस करने का काम करता है, लेकिन इसकी लिमिटेड क्षमता होती है। हर बार जब हम टास्क स्विच करते हैं, जैसे मेल से उठकर बच्चों को जवाब देना, फिर दोबारा मेल में जाना, तो ब्रेन को एक माइक्रोसेकंड का स्विचिंग टाइम चाहिए होता है। लेकिन जब ऐसा बार बार होता है तो दिमाग थकने लगता है और हर टास्क की क्वालिटी गिरने लगती है। यही वजह थी कि पॉल मीटिंग में ब्लैंक हो गया, जबकि जानकारी उसके पास थी। डेविड रॉक यहां पहला महत्वपूर्ण सबक देते हैं, हर काम के लिए अलग मंच बनाइए और उस समय सिर्फ वही सीन खेलिए। यानी जब आप किसी टास्क पर हों तो बाकी सब टास्क को स्टेज से हटा दीजिए। जैसे थिएटर में एक वक्त पर सिर्फ एक सीन चलता है, वैसे ही अपने ब्रेन को एक वक्त पर एक काम करने दीजिए। पॉल को अगर सुबह सिर्फ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना होता, बाकी सब चीजों को रोककर, तो उसका दिमाग ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा सक्षम होता। उसका दिन उत्पादक हो सकता था अगर उसने अपने ब्रेन को मल्टीटास्किंग से बचाकर मोनोफोकस दिया होता। चैप्टर 1 हमें एक आईना दिखाता है। हम सब कभी न कभी पॉल बन जाते हैं। हम अपने ब्रेन को एक साथ बहुत कुछ करने पर मजबूर करते हैं, और जब वह जवाब देता है थकान, चिड़चिड़ापन और ब्लैंकनेस के रूप में, तो हम खुद को दोष देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गलती हमारी नहीं, हमारी रणनीति की होती है। और यही इस किताब की शुरुआत है, गलत स्ट्रेटजी को पहचानना और बेहतर सोच की ओर बढ़ना। चैप्टर 2 मंच पर नियंत्रण वापस लेना। पॉल अब समझ चुका है कि उसके दिमाग की स्टेज पर बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ दौड़ रहे थे। कभी बच्चों की जरूरतें, कभी ईमेल्स की चिंता, कभी ऑफिस की मीटिंग और कभी अपने बारे में गिल्ट या तनाव। वो सोचने लगता है कि अगर उसका दिमाग एक थिएटर है तो क्या वो उसका डायरेक्टर बन सकता है? क्या वो तय कर सकता है कि कौन सा कैरेक्टर कब स्टेज पर आए और बाकी कब पर्दे के पीछे जाएं? डेविड रॉक इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। अटेंशन इज अ लिमिटेड रिसोर्स, यानी हमारा ध्यान एक सीमित ताकत है। हम चाहें तो नहीं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान पूरी तरह से लगा सकते हैं। और जब हम उस ध्यान को सही ढंग से मैनेज नहीं करते, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे नियंत्रण खोने लगता है। अब पॉल को एक नई चुनौती मिलती है। वो ऑफिस में है और एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन सामने है। वो बैठता है काम करने, लेकिन अचानक दिमाग में आता है कि किसी दोस्त को जवाब देना बाकी है। फिर अचानक याद आता है कि लंच ऑर्डर नहीं किया। फिर स्लैक पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। थोड़ी ही देर में उसका ध्यान 4 दिशाओं में बंट चुका होता है और प्रोजेक्ट वहीं का वहीं। डेविड रॉक यहां बताते हैं कि हमें अपने ध्यान को 2 भागों में समझना चाहिए, कॉन्शियस फोकस और नॉन कॉन्शियस डिस्ट्रैक्शंस। जब हम किसी चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग के एक छोटे से हिस्से को सक्रिय करते हैं, लेकिन अगर नोटिफिकेशन, फोन या अचानक आने वाले विचार उस फोकस को बार बार तोड़ते हैं, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे थकने लगता है और फिर हम कुछ भी गहराई से नहीं कर पाते। तो समाधान क्या है? मंच पर नियंत्रण। इसका मतलब है अपने आसपास और अंदर के डिस्ट्रैक्शन को पहचानना और हटाना। डेविड रॉक कुछ व्यावहारिक टेक्निक्स सुझाते हैं, जैसे ब्रेन डंप, जिसमें आप काम शुरू करने से पहले अपने दिमाग में चल रही सारी बातों को कागज पर लिख देते हैं ताकि वो दिमाग की स्टेज से उतर जाएं। फिर है प्रायोरिटाइजेशन, यानी यह तय करना
कि अभी के सीन में कौन सा पात्र सबसे जरूरी है और बाकी को बाद के लिए शांति से स्टेज के बाहर भेजना। पॉल इस बार जब बैठता है काम करने तो सबसे पहले वो अपने फोन को साइलेंट करता है, मेल टैब को बंद करता है और अपने सामने सिर्फ वही टास्क रखता है जो उसे अब भी करना है। वो देखता है कि उसका ध्यान पहले से अधिक गहरा हो गया है। वो कम समय में ज्यादा काम कर पाता है। इस चैप्टर का संदेश साफ है। अगर आप नहीं तय करते कि आपके दिमाग की स्टेज पर कौन आए, तो ये तय मानिए कि बाकी दुनिया आकर उस पर कब्जा कर लेगी। ब्रेन को दिशा देना, उसका मैनेजमेंट करना कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं बल्कि रोज की आदत है। जब आप मंच का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं तभी असली प्रदर्शन शुरू होता है। चैप्टर 3, ध्यान की रोशनी कहां डालनी है। अब पॉल को धीरे धीरे यह समझ आने लगा है कि उसका दिमाग एक थिएटर है और अगर उसे मंच पर असली नियंत्रण चाहिए तो उसे यह तय करना होगा कि रोशनी किस पर डालनी है, यानी उसका ध्यान किस पर केंद्रित होना चाहिए। ध्यान एक स्पॉटलाइट की तरह है। जिस पर आप इसे डालते हैं वही हिस्सा स्पष्ट दिखाई देता है और बाकी सब कुछ धुंधला हो जाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह रोशनी बार बार बदलती रहती है या किसी गलत चीज पर जा टिकती है। इस चैप्टर में डेविड रॉक हमें यही सिखाते हैं कि ध्यान को कैसे एक रणनीतिक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाए। पॉल एक नई स्थिति में है। उसके पास 3 काम हैं। एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सबमिट करनी है, एक कॉल अटेंड करनी है और साथ ही एक दोस्त ने मैसेज भेजा है जो जवाब चाहता है। पॉल सोचता है कि थोड़े थोड़े समय में तीनों काम कर लेगा, लेकिन जैसे ही वो रिपोर्ट पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है, दोस्त का मैसेज याद आता है। वो कॉल शुरू करता है, लेकिन रिपोर्ट का प्रेशर महसूस होता है। कुछ देर में पॉल को लगता है जैसे वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पाया। डेविड रॉक बताते हैं कि जब हम ध्यान की रोशनी बार बार इधर उधर घुमाते हैं तो ब्रेन को बार बार ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। हर बार जब आप टास्क बदलते हैं तो माइक्रो सेकेंड्स में ब्रेन को उस नए संदर्भ में ढलना पड़ता है और यही बार बार की शिफ्टिंग दिमाग की थकान की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसलिए जरूरी है कि हम जानबूझकर तय करें कि ध्यान की रोशनी किस पर और कब डालनी है। रॉक एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताते हैं, लेबलिंग। जब भी कोई विचार, चिंता या काम दिमाग में आए, उसे नाम दो। जैसे यह एक चिंता है, यह एक आइडिया है, यह एक टास्क है। जब हम चीजों को लेबल करते हैं तो ब्रेन उन्हें एक डिस्टेंस से देखने लगता है और हमें बेहतर फोकस करने में मदद मिलती है। अब पॉल यह प्रैक्टिस करने लगता है। वो हर सुबह काम शुरू करने से पहले तय करता है कि आज सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। फिर वह तय समय तक सिर्फ उसी पर ध्यान देता है और बीच में आने वाले विचारों को केवल पहचान कर नोट कर लेता है, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं ले जाता। वो पाता है कि उसका दिमाग अब पहले से ज्यादा स्थिर, शांत और प्रभावी है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ध्यान केवल एक स्वाभाविक चीज नहीं है, बल्कि एक ट्रेन की जाने वाली शक्ति है। जिस तरह स्पॉटलाइट को ठीक जगह पर डालने से सीन चमक उठता है, वैसे ही ध्यान को सही विषय पर केंद्रित करने से हमारा दिन, हमारे फैसले और हमारी क्षमता सब कुछ बेहतर हो सकते हैं। मंच पर जब रोशनी सही पात्र पर पड़ती है तभी नाटक जीवित होता है। ठीक वैसे ही जब ध्यान सही दिशा में होता है तभी जीवन में प्रगति होती है। चैप्टर 4, जब आप अपने विचारों के गुलाम बन जाते हैं। पॉल अब काम के दौरान बेहतर फोकस करने लगा है। उसने स्टेज को संभालना, पात्रों को व्यवस्थित करना और ध्यान की रोशनी सही जगह डालना सीख लिया है। लेकिन एक नई चुनौती उसके सामने खड़ी होती है। वो बार बार खुद को पुराने विचारों में फंसा पाता है। मीटिंग के बाद सोचता है, मैंने सही जवाब नहीं दिया, बॉस क्या सोच रहे होंगे। रात को घर पर भी वही बातें दोहराता है, मुझे और तेज बोलना चाहिए था, मैं खुद को ठीक से पेश नहीं कर पा रहा, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। डेविड रॉक इस चैप्टर में ब्रेन के उस हिस्से को समझाते हैं जिसे वो नैरेटर कहते हैं। यह हमारा वह आंतरिक वॉइस है जो लगातार हमारी हर हरकत पर कमेंट करता है, जो हमारी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ता है, पुराने अनुभवों को बार बार दोहराता है और भविष्य के डर को बार बार सामने लाकर खड़ा कर देता है। यह वॉइस जरूरी है, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल ना करें तो यह हमारे ऊपर हावी होकर हमारी सोच, हमारी एनर्जी
और हमारे फैसले तक को पंगु बना देता है। पॉल की हालत वैसी ही हो रही थी। वो काम कर रहा होता, लेकिन उसके भीतर लगातार एक वॉयस चलता रहता, क्या तुम वाकई अच्छे हो? लोग क्या सोचेंगे? तू फिर से फेल हो जाएगा। उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे गिरने लगती है, लेकिन असली वजह कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि उसके अपने विचार होते हैं। डेविड रॉक बताते हैं कि इस आंतरिक वॉयस को रियलिटी वर्सेस इंटरप्रिटेशन के नजरिए से देखना चाहिए। यानी क्या हुआ था रियलिटी, और आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं इंटरप्रिटेशन। अधिकतर मामलों में हमारा दर्द, हमारा तनाव और हमारा डर असल घटना से नहीं, बल्कि उस पर बनाए गए अर्थों और कहानियों से आता है। अगर पॉल मीटिंग में एक सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तो सच सिर्फ इतना है कि वह एक जवाब भूल गया। लेकिन जब वो इसे अपने आत्म मूल्य से जोड़ देता है, तब तकलीफ शुरू होती है। इसलिए रॉक एक अभ्यास बताते हैं, ऑब्जर्विंग योर थिंकिंग। जब भी कोई नकारात्मक या दोहराया जाने वाला विचार आए, तो खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या मैं इस विचार को सोचकर अपनी मदद कर रहा हूं? क्या मैं सिर्फ कोई कहानी बना रहा हूं? जब हम विचारों को बस विचार की तरह देखना सीखते हैं, तो वो अपना प्रभाव खोने लगते हैं। पॉल ने यह प्रैक्टिस शुरू की। अब जब कोई सेल्फ डाउट का विचार आता, वो उसे पहचानता, उसका नाम रखता, जैसे यह डर है, यह शर्मिंदगी है, और फिर उसे जाने देता। वो खुद को कहता, यह सिर्फ एक विचार है, हकीकत नहीं। थोड़े ही दिनों में उसका आत्मविश्वास लौटने लगता है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमारा मस्तिष्क कहानियां बनाने की मशीन है, लेकिन अगर हम हर कहानी को सच मान लेंगे, तो खुद को चोट पहुंचाते रहेंगे। हमें यह सीखना है कि हम अपने विचार नहीं हैं। हम उस मंच के निर्देशक हैं जो तय कर सकता है कि कौन से विचारों को स्टेज पर लाना है और किन्हें पर्दे के पीछे छोड़ देना है। विचार अगर गुलामी देने लगें, तो जरूरी है उन्हें बस एक आवाज समझकर जाने देना। तभी हम आजाद होकर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जी सकते हैं। चैप्टर 5, ब्रेन को रिचार्ज करने की कला। अब तक पॉल ने सीखा कि उसका ध्यान सीमित है, विचारों की भीड़ कैसे संभालनी है और दिमाग की स्टेज पर किसे आने देना है। लेकिन फिर भी एक और समस्या सामने आती है, थकावट। वो काम के बीच में ही खुद को सुस्त, भारी और अनमोटिवेटेड महसूस करता है। जब वो फोकस करने की कोशिश करता है, तो दिमाग जैसे धीमा पड़ जाता है। डेविड रॉक इस चैप्टर में एक अनदेखे लेकिन बेहद जरूरी मुद्दे को उठाते हैं, ब्रेन एनर्जी। यानी दिमाग को कैसे रिचार्ज रखा जाए ताकि वह लगातार अच्छे निर्णय ले सके, ध्यान केंद्रित रख सके और क्रिएटिव बना रहे। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, समस्या सुलझाने और प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है, बहुत जल्दी थक जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो दिन भर की सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन इसकी स्टैमिना बहुत सीमित होती है। जब हम लगातार काम करते हैं, बिना ब्रेक के मल्टीटास्क करते हैं या नींद पूरी नहीं लेते, तो यह हिस्सा धीमा होने लगता है। नतीजा होता है थकावट, निर्णय लेने की क्षमता में गिरावट और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या तनाव। पॉल को एहसास होता है कि वह ब्रेक लेना भूल गया है। उसका दिन सुबह से ही मीटिंग्स, रिपोर्ट्स और कॉल्स में भरा होता है, और लंच तक वो इतना थक जाता है कि दिमाग बंद होने लगता है। डेविड रॉक यहां सुझाव देते हैं कि हमें अपने ब्रेन को वैसा ही समझना चाहिए जैसे हम एक फोन की बैटरी को समझते हैं। हर कुछ घंटे बाद इसे चार्ज करना जरूरी होता है। ब्रेन को रिचार्ज करने के लिए कुछ कारगर तरीके इस चैप्टर में बताए गए हैं, जैसे माइक्रो ब्रेक्स, जहां आप हर 60 से 90 मिनट बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान आप वॉक करें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें या बस खिड़की से बाहर देखें। दूसरा तरीका है स्विचिंग मोड्स, यानी किसी थकाऊ टास्क के बाद हल्के काम करना, जैसे मेल्स पढ़ना या कुछ रचनात्मक लिखना। तीसरा है स्लीप और एक्सरसाइज, जो ब्रेन की लंबी अवधि की एनर्जी को बनाए रखने में मदद करता है। पॉल अब दिन के बीच में 2 बार बाहर वॉक करने जाता है और काम के बीच में माइंडफुल ब्रेक्स लेता है। वो देखता है कि उसकी थकावट घट गई है और दोपहर के समय जो फोकस डगमगा जाता था, अब स्थिर होने लगा है। उसकी परफॉर्मेंस सुधरने लगती है
और वो पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस करता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रोडक्टिविटी का राज लगातार काम करना नहीं, बल्कि समझदारी से रुकना है। जैसे एक कलाकार ब्रश को हर वक्त नहीं चलाता, बल्कि सोचकर रुकता है, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग को राहत देने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि एक फ्रेश दिमाग ही वो मंच है जहां असली प्रदर्शन होता है। अगर दिमाग थका है तो चाहे आपकी स्क्रिप्ट कितनी भी अच्छी हो, सीन फीका ही लगेगा। इसलिए जरूरी है ब्रेन को ब्रेक्स, आराम और रिफ्रेशमेंट का हक देना। तभी हम हर दिन अपने दिमाग का असली जादू महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 6। जब भावनाएं लेती हैं स्टेज पर कब्जा। अब पॉल के काम में स्थिरता आने लगी थी। ध्यान केंद्रित करना, ब्रेक लेना और सोच को पहचानना वो सीख चुका था। लेकिन एक दिन सब कुछ गड़बड़ा जाता है। सुबह ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चलता है कि एक क्लाइंट ने उसकी रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। बॉस का लहजा कड़ा हो जाता है और पॉल को गुस्सा, शर्म और डर एक साथ महसूस होते हैं। उसका दिमाग सुन्न होने लगता है, दिल तेजी से धड़कता है और वो खुद को डिफेंस में पाता है। वो सोचता है, मैं इतना बुरा भी नहीं हूं, मुझे डांटना जरूरी था। उस दिन का बाकी काम भी गड़बड़ हो जाता है। डेविड रॉक इस चैप्टर में समझाते हैं कि जब भावनाएं स्टेज पर आती हैं तो अक्सर वे बिना अनुमति के पूरे मंच पर कब्जा कर लेती हैं। ब्रेन के एमिगडाला हिस्से में जब कोई खतरा महसूस होता है, जैसे आलोचना, अपमान या डर, तो वह फौरन सक्रिय हो जाता है और हमारा पूरा ध्यान खींच लेता है। यह इमोशनल हाईजैकिंग होती है, जहां लॉजिक पीछे छूट जाता है और प्रतिक्रिया तेज, रक्षात्मक और बिना सोचे समझे होती है। पॉल को पहले तो लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन बाद में जब वह शांत होकर सोचता है तो उसे समझ आता है कि बॉस की बात को वो जरूरत से ज्यादा पर्सनल ले गया। डेविड रॉक सुझाव देते हैं कि ऐसे समय में हमें अपनी इमोशंस को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानना और मैनेज करना चाहिए। रॉक एक तकनीक बताते हैं, लेबलिंग इमोशंस। जब भी कोई भावना तीव्रता से आए, उसे एक नाम दीजिए, जैसे यह गुस्सा है, यह शर्म है, यह डर है। जब हम किसी भावना को शब्दों में बांधते हैं तो उसका प्रभाव कम होने लगता है। ब्रेन की भावनात्मक गतिविधि घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से सक्रिय होने लगता है। पॉल अब ऐसा ही करता है। अगली बार जब कोई तीखा ईमेल आता है तो वह तुरंत जवाब देने की जगह खुद से कहता है, मैं अभी गुस्से में हूं। वह 10 मिनट का वॉक करता है, फिर दोबारा मेल पढ़ता है और एक प्रोफेशनल रिप्लाई लिखता है। इस छोटे से बदलाव से उसकी छवि भी सुधरती है और उसका आत्मविश्वास भी। डेविड रॉक यह भी बताते हैं कि इमोशन कंट्रोल करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह मैनेज करना है कि वो आपकी सोच और व्यवहार पर हावी ना हो। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस और माइंडफुलनेस सबसे प्रभावी साधन है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि भावनाएं जिंदगी का अहम हिस्सा हैं, लेकिन जब वे बिना चेतावनी के पूरे मंच पर छा जाती हैं तो हमारे विचार, शब्द और काम सभी प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम सिर्फ इतना भी कर पाएं कि उन्हें पहचानें और थोड़ी देर रुकें, तो हम उन्हें संभाल सकते हैं। असली निर्देशक वही होता है जो जानता है कि कब एक भावनात्मक पात्र को स्टेज पर बुलाना है और कब उसे पर्दे के पीछे रोकना है। तभी मंच संतुलित रहता है और कहानी सधी हुई। चैप्टर 7। जब दूसरों के दिमाग की स्टेज पर दिखता है आपका प्रदर्शन। अब पॉल अपने विचारों, भावनाओं और फोकस को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना सीख गया है, लेकिन एक और अहम चुनौती उसका इंतजार कर रही है, लोगों की प्रतिक्रिया। एक दिन मीटिंग में पॉल एक आइडिया शेयर करता है, लेकिन उसके बाद चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ कहता नहीं, बस कुछ चेहरे खाली देखते हैं और कुछ लोग हल्की मुस्कान के साथ दूसरी बात पर चले जाते हैं। पॉल का दिमाग फौरन एक्टिव हो जाता है। क्या मेरा आइडिया बेकार था? क्या सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या मैं अब भी उस पुराने असफल इंसान जैसा ही हूं? डेविड रॉक इस चैप्टर में हमें एक नया नजरिया देते हैं। दूसरे लोगों का दिमाग भी एक स्टेज है और हमारी हर परफॉर्मेंस, हर शब्द, हर इशारा उनके दिमाग में एक प्रभाव छोड़ता है। सवाल यह है कि हम कौन से इमोशन, कौन से विचार और कौन से संकेत उनके मंच पर भेज रहे हैं। पॉल को लगता है कि उसने कुछ गलत कहा,
लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मीटिंग में सब लोग एक टाइट डेडलाइन को लेकर परेशान थे, इसलिए किसी ने उसकी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। यानी वो साइलेंस उसकी परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि उनके अपने दिमाग की स्थिति पर आधारित था। डेविड रॉक इस भ्रम को फॉल्स रीडिंग ऑफ सोशल सिग्नल्स कहते हैं, जहां हम दूसरों के रिएक्शन को गलत समझते हैं और अपने आत्म मूल्य से जोड़ लेते हैं। इससे बचने के लिए रॉक एक शक्तिशाली तरीका बताते हैं, मेंटलाइजिंग, यानी दूसरों के दिमाग की अवस्था को समझने की कोशिश करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनका दिमाग पढ़ें, बल्कि यह समझें कि वो भी अपनी चिंताओं, सोच और ध्यान से जूझ रहे होते हैं। जैसे आपकी स्टेज है, वैसे ही उनकी भी है, और कभी कभी आपकी प्रस्तुति उनके मंच पर उतनी जगह नहीं बना पाती जितनी आप सोचते हैं। पॉल अब इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई प्रतिक्रिया न मिले या कोई नकारात्मक सिग्नल लगे, वो खुद से पूछता है, क्या वाकई ये मेरे बारे में है? क्या कोई और वजह हो सकती है? और जब भी उसे मौका मिलता है, वो क्लियर और सटीक कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाता है। जैसे, क्या आप मेरे आइडिया पर अपनी राय दे सकते हैं, या मैं जानना चाहता हूं कि आपको कैसा लगा। इस तरह वह अनुमान के जाल से निकलकर संवाद की ओर बढ़ता है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास के लोग भी मानसिक स्टेज पर अपने नाटक में व्यस्त हैं। हम जब तक यह मानते रहेंगे कि हर प्रतिक्रिया हमारे बारे में है, तब तक हम खुद को बार बार गलत ठहराते रहेंगे। लेकिन जब हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी का ध्यान सीमित है, उनका ब्रेन भी थका हुआ है और उनके पास भी अपनी सोच, डर और दबाव है, तब हम उनके प्रति ज्यादा सहानुभूति रखते हैं और खुद पर कम शक करते हैं। दूसरों के दिमाग की स्टेज पर हमारी छवि तभी साफ और असरदार बनती है जब हम क्लियर, शांत और कॉन्फिडेंट होकर पेश आते हैं। यह सिर्फ उनके रिएक्शन की बात नहीं है, बल्कि ये जानने की भी कला है कि उनका मंच कैसा दिखता है और हम उसमें कैसे फिट हो सकते हैं। चैप्टर 8। जब आप दिमाग के बैक स्टेज में जाकर बदलाव करते हैं। अब तक पॉल ने अपने विचारों, भावनाओं और दूसरों के साथ इंटरेक्शन को समझना सीख लिया था, लेकिन फिर एक नई जरूरत सामने आती है, बदलाव की। उसे लगता है कि कुछ आदतें उसे बार बार परेशान कर रही हैं, जैसे जरा सा तनाव होते ही उसका चिड़चिड़ा हो जाना, या फिर हर ईमेल का तुरंत जवाब देने की बेचैनी। वो जानता है कि ये आदतें उसे नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन उन्हें बदल पाना आसान नहीं लग रहा। डेविड रॉक इस चैप्टर में कहते हैं कि हर बदलाव ब्रेन के बैक स्टेज से शुरू होता है, यानी जहां ऑटोमेटिक पैटर्न, आदतें और अनजानी प्रतिक्रियाएं मौजूद होती हैं। जब हम बार बार कुछ करते हैं तो ब्रेन एक न्यूरल पाथवे बना लेता है और फिर वह पैटर्न बिना सोचे समझे एक्टिव हो जाता है। इसे बदलने के लिए जरूरी है कि हम बैक स्टेज पर जाकर उस स्क्रिप्ट को फिर से लिखें। रॉक एक शक्तिशाली मॉडल बताते हैं, स्कार्फ मॉडल, जो 5 ऐसी जरूरतों को दर्शाता है जो हर इंसान के ब्रेन को प्रभावित करती है: स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस और फेयरनेस। जब इनमें से कोई एक भी खतरे में पड़ती है तो ब्रेन अलर्ट हो जाता है और पुरानी प्रतिक्रिया एक्टिव हो जाती है। पॉल को जब कोई सुधार बताता है तो उसका स्टेटस खतरे में लगता है और वह डिफेंसिव हो जाता है। यह बैक स्टेज की स्क्रिप्ट है। अब पॉल यह सीखता है कि वह हर बार पुराने पैटर्न में ना जाए। रॉक सुझाते हैं कि जब भी ब्रेन किसी ऑटोमेटिक आदत को एक्टिव करे तो एक पॉज लीजिए, बस कुछ सेकंड का विराम। उस दौरान खुद से पूछिए, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? क्या कोई और तरीका हो सकता है? क्या मैं सच में यही करना चाहता हूं? यह छोटा सा ब्रेक ब्रेन को नई स्क्रिप्ट लिखने का मौका देता है। पॉल अब हर बार जब उसे कोई बात चुभती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह 3 गहरी सांसें लेता है। वह ऑब्जर्व करता है कि क्या उसकी प्रतिक्रिया स्कार्फ के किसी एलिमेंट से जुड़ी है। जैसे ही वह स्टेटस के डर को पहचानता है, वह खुद को समझाता है, मेरा मूल्य एक टिप्पणी से तय नहीं होता। धीरे धीरे वह नया व्यवहार अपनाने लगता है। डेविड रॉक यह भी कहते हैं कि बदलाव में अभ्यास और धैर्य जरूरी है। नया पैटर्न तभी मजबूत बनता है जब हम उसे बार बार दोहराते हैं और पुराना पैटर्न निष्क्रिय होने लगता है। यही ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी है, जहां ब्रेन नई राहें बनाता है अगर हम उसे अवसर दें। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि असली बदलाव बाहरी नहीं, अंदर से आता है।
जब हम दिमाग के बैक स्टेज में जाकर अपने पुराने रोल्स को पहचानते हैं और उन्हें नए ढंग से लिखते हैं, तभी हम सचमुच बदलते हैं। बदलाव तब होता है जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं, सोचते हैं और नए ढंग से स्टेज पर लौटते हैं, इस बार एक बेहतर किरदार के रूप में। चैप्टर 9, जब ब्रेन को चाहिए निश्चितता और स्पष्टता। अब पॉल ऑफिस में पहले से ज्यादा शांति और संतुलन से काम करने लगा है, लेकिन एक दिन उसका बॉस उसे कहता है, अगले प्रोजेक्ट में तुम्हें नई टीम लीड करनी होगी, शायद अगले महीने से। ये शब्द सुनते ही पॉल के अंदर बेचैनी बढ़ जाती है। शायद? कौन सी टीम? कितना बड़ा प्रोजेक्ट? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगता है। डेविड रॉक इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा दिमाग अनिश्चितता को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब हमें यह न पता हो कि आगे क्या होगा, तब ब्रेन अलर्ट मोड में चला जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की ऊर्जा गिरने लगती है और एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, यानी डर, तनाव और नकारात्मक सोच हावी होने लगती है। पॉल को लगता है जैसे वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी परफॉर्मेंस भी गिरने लगती है, क्योंकि दिमाग बार बार सोचता है, क्या गलती हो गई? क्या यह मेरे लिए खतरा है? रॉक कहते हैं, जब हमें जानकारी नहीं मिलती तो दिमाग खुद जानकारी गढ़ता है और ज्यादातर बार वो नकारात्मक होती है। इससे निपटने के लिए रॉक एक जरूरी सिद्धांत बताते हैं, क्रिएटिंग सेंस ऑफ सर्टेनिटी। यानी अगर आपको पूरी जानकारी न मिले, तब भी आप अपने लिए छोटे छोटे स्पष्ट रास्ते बना सकते हैं। जैसे, मैं हर सोमवार इस बारे में अपडेट मांगूंगा, मैं टीम के 2 मेंबर से पहले बात कर लूंगा, मैं अगले 5 दिन तक तैयारी पर ध्यान दूंगा। पॉल अब ऐसा ही करता है। वो बॉस से कहता है, क्या हम एक शॉर्ट मीटिंग कर सकते हैं ताकि मैं जान सकूं कि आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। फिर वो एक लिस्ट बनाता है, किन बातों पर मेरा कंट्रोल है और किन बातों पर नहीं। इससे उसका फोकस बढ़ता है और तनाव कम होता है। रॉक यह भी बताते हैं कि लीडरशिप में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम को भी स्पष्टता चाहिए होती है। जब आप अस्पष्ट निर्देश देते हैं तो वे लोग खुद से अनुमान लगाते हैं और अक्सर गलत दिशा में चले जाते हैं। इसलिए एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने शब्दों, लक्ष्यों और टाइमलाइन में स्पष्ट होता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि ब्रेन एक सुरक्षित, पूर्वानुमेय माहौल में सबसे अच्छा काम करता है। अनिश्चितता चाहे छोटी हो या बड़ी, जैसे आपका प्रमोशन हो सकता है या कुछ बदलाव होने वाले हैं, दिमाग इसे खतरे की तरह लेता है। लेकिन अगर हम उस स्थिति में थोड़ा सा कंट्रोल महसूस करने लगें या अपना अगला स्टेप तय कर लें, तो ब्रेन शांत हो जाता है। जैसे स्टेज पर परफॉर्मर को पता हो कि अगला डायलॉग क्या है, लाइट कब जलेगी और सामने कौन बैठा है, वैसे ही ब्रेन को भी चाहिए एक स्क्रिप्ट। और जब वह स्क्रिप्ट न मिले तो हमें खुद उसे लिखना सीखना होगा। तभी हम अंधेरे मंच को रोशन कर पाते हैं और आत्मविश्वास से अभिनय करते हैं। चैप्टर 10, जब बदलाव का डर दिमाग की रोशनी को मंद कर देता है। पॉल की जिंदगी अब धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। उसने नई टीम को संभाल लिया था, प्रोजेक्ट की जिम्मेदारियां समझ ली थीं और सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल भी बना लिया था। लेकिन तभी कंपनी में एक बड़ा ऐलान होता है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिससे सभी टीम्स को अपने वर्कफ्लो को पूरी तरह बदलना होगा। यह सुनते ही पॉल के अंदर फिर से वही पुरानी घबराहट लौट आती है। वह सोचता है, क्या मैं इस नई सिस्टम को सीख पाऊंगा? क्या मैं पिछड़ जाऊंगा? कहीं मेरी जरूरत ही खत्म ना हो जाए? और उसका दिमाग फिर से तनाव, असमंजस और रक्षात्मकता की स्थिति में चला जाता है। डेविड रॉक इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा दिमाग बदलाव को अक्सर खतरे के रूप में देखता है, भले ही वह बदलाव सकारात्मक ही क्यों ना हो। ब्रेन को सबसे ज्यादा सुकून उसी में मिलता है जो परिचित होता है, और जब वो पैटर्न टूटता है तो ब्रेन के लिए यह एक अलर्ट सिग्नल बन जाता है। पॉल जानता है कि उसे इस बदलाव के साथ चलना होगा, लेकिन उसका दिमाग बार बार पुराने सिस्टम को पकड़ना चाहता है। यह उसी तरह है जैसे कोई परफॉर्मर बार बार वही डायलॉग बोलना चाहता है जो उसे याद है, जबकि नया स्क्रिप्ट ज्यादा बेहतर हो सकता है। रॉक समझाते हैं कि जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो दिमाग उसे एक थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है,
जिससे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर पड़ता है और पुरानी आदतें फिर से सतह पर आ जाती हैं। लेकिन अगर हम इस बदलाव को एक चैलेंज की तरह देखना शुरू कर दें, तो वही ब्रेन इसे अपॉर्चुनिटी में बदलने लगता है। पॉल इस बार ठहर कर सोचता है। वह खुद से कहता है, मैंने पहले भी नई चीजें सीखी हैं। ये सिस्टम मुझे और ज्यादा सक्षम बना सकता है। अगर मैं पहल करूंगा तो शायद मैं दूसरों को भी सिखा सकूं। इस सोच के साथ वह हर दिन नई तकनीक का एक छोटा हिस्सा सीखने लगता है। डेविड रॉक एक जरूरी उपाय सुझाते हैं, रीफ्रेमिंग। जब भी कोई बदलाव आए तो खुद से पूछिए, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा हो सकता है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह मुझे किस दिशा में बढ़ा रहा है? यह सवाल आपके ब्रेन को खतरे से अवसर की ओर ले जाते हैं। पॉल अब सिर्फ बदलाव को झेल नहीं रहा, बल्कि उसका हिस्सा बन रहा है। वह वर्कशॉप में सबसे पहले बैठता है, दूसरों को भी गाइड करता है और धीरे धीरे एक लीडर की तरह उभरता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ब्रेन बदलाव को लेकर स्वाभाविक रूप से डरता है, लेकिन वही डर अगर समझदारी से हैंडल किया जाए तो वह हमें आगे बढ़ने का जरिया भी बन सकता है। जब हम अपने विचारों को बदलते हैं तो दिमाग की ऊर्जा भी बदल जाती है। मंच चाहे कैसा भी हो, पुराना, नया, अंधेरा या अनजाना, अगर परफॉर्मर भरोसे के साथ आगे बढ़े तो हर बदलाव एक नया सीन बन जाता है और वही सीन अंत में पूरी कहानी की दिशा तय करता है। चैप्टर 11, जब दूसरों के साथ तालमेल बनाना दिमाग को सक्रिय करता है। अब पॉल अपने काम में स्थिरता और आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। नई टेक्नोलॉजी सीखने के बाद उसकी टीम उसे ज्यादा सम्मान देने लगी थी। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। टीम में 2 नए सदस्य जुड़ गए और पॉल को उनके साथ तुरंत प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना था। पहले ही दिन उसे महसूस हुआ कि इन नए लोगों का काम करने का तरीका काफी अलग है। एक तेज तर्रार और बहुत राय देने वाला था, जबकि दूसरा शांत और थोड़ी दूरी बनाकर रखने वाला। पॉल उलझन में पड़ गया। कैसे इनसे सामंजस्य बैठाऊं? कहीं मेरा रिश्ता इनसे खराब ना हो जाए। डेविड रॉक इस चैप्टर में बताते हैं कि ब्रेन को सबसे ज्यादा ऊर्जा और स्पष्टता तब मिलती है जब वह दूसरे इंसानों के साथ तालमेल महसूस करता है। जब कोई हमारे जैसा लगता है या जब हम अपने विचार खुलकर साझा कर पाते हैं तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स सक्रिय हो जाते हैं, जो हमारी सोच, सहयोग और क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। लेकिन जब कोई अजनबी लगता है या हम दूरी महसूस करते हैं तो वही ब्रेन रक्षात्मक हो जाता है। पॉल यह महसूस करता है कि उसके नए साथियों से दूरी उसे अनजाने तनाव में डाल रही है। वह उनके हर रिएक्शन को लेकर सतर्क हो जाता है। रॉक इसे सोशल पेन कहते हैं, जो शारीरिक दर्द जितना ही प्रभावशाली होता है। यानी अगर कोई आपको नजरअंदाज करे या आपकी बात को न समझे तो दिमाग उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे शरीर चोट खाने पर करता है। इससे बचने के लिए रॉक एक रणनीति बताते हैं, रिलेटेडनेस क्रिएट करना, यानी दूसरों को अपने जैसा मानना और समानता के सुर ढूंढना। पॉल अब अपने नए साथियों के साथ कैजुअल बातचीत शुरू करता है। वह उनके शौक के बारे में पूछता है, लंच पर साथ बैठता है और छोटी छोटी बातों में अपना व्यक्तिगत पहलू साझा करता है। धीरे धीरे वह पाता है कि उन दोनों के साथ उसके रिश्ते बदलने लगे हैं। अब वे सिर्फ टीम मेंबर नहीं, बल्कि मानसिक रूप से जुड़े सहयोगी बनते जा रहे हैं। डेविड रॉक यह भी बताते हैं कि ब्रेन तब सबसे अच्छी तरह काम करता है जब उसे यह लगे कि मैं अकेला नहीं हूं। यह एहसास कि कोई हमारी बात सुनता है, हमारी परवाह करता है और हमारे साथ एक टीम में है, ब्रेन को थ्रेट मोड से बाहर निकालकर क्रिएटिव मोड में डाल देता है। पॉल अब अपने अनुभव से जान चुका है कि सिर्फ तकनीकी समझ और मेहनत ही नहीं, बल्कि संबंधों की गहराई भी परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है। जब टीम में विश्वास होता है तो लोग खुले दिल से बात करते हैं, सुझाव देते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते। ये ही माहौल किसी भी संगठन को सफल बनाता है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कामयाबी सिर्फ अकेले काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही तालमेल, समझ और भरोसे से मिलती है। जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा ब्रेन और भी ज्यादा स्पष्ट, शांत और शक्तिशाली बनता है। स्टेज पर परफॉर्मर तभी चमकता है
जब उसकी टीम पीछे से ताल मिलाती है और ब्रेन भी ठीक उसी तालमेल से अपना बेस्ट देता है। चैप्टर 12। जब फीडबैक को खतरे की नहीं, विकास की तरह देखा जाए। अब पॉल को अपने काम में मजा आने लगा था। टीम के साथ उसका तालमेल सुधर गया था, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और वह खुद को एक सशक्त लीडर की तरह देखने लगा था। लेकिन एक दिन मीटिंग के बाद उसके बॉस ने कहा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा था लेकिन थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला गया, अगली बार जरा ब्रीफ रखना। ये सुनते ही पॉल का चेहरा उतर गया। उसके दिमाग में पुराने विचार लौटने लगे। क्या मैं अच्छा नहीं था? क्या उन्होंने मेरी मेहनत नहीं देखी? मुझे फीडबैक से इतनी चुभन क्यों हो रही है? डेविड रॉक इस चैप्टर में बताते हैं कि हमारा दिमाग फीडबैक को स्वाभाविक रूप से एक थ्रेट यानी खतरे के रूप में लेता है। जब भी कोई हमारी किसी गलती की ओर इशारा करता है, इवन सकारात्मक मकसद से, तो ब्रेन उसे ऐसा मानता है जैसे हमारी स्थिति, स्टेटस को गिराया जा रहा हो। स्कार्फ मॉडल के पहले एस, स्टेटस, का यही असर होता है। पॉल का दिमाग तुरंत डिफेंसिव हो जाता है, यानी रक्षात्मक। वह बॉस की बात का मतलब अपने पूरे मूल्य से जोड़ने लगता है। रॉक कहते हैं, जब फीडबैक को हम अपने असली व्यक्तित्व या योग्यता पर आघात समझते हैं, तो हम उससे सीखने की बजाय उसे टालने लगते हैं। तो इसका समाधान क्या है? डेविड रॉक एक जरूरी बदलाव सुझाते हैं। फीडबैक को जानकारी के तौर पर देखना, न कि निर्णय के रूप में। यानी जब कोई कहे यह और अच्छा हो सकता था, तो उसे ऐसे सुनना, यह एक नई जानकारी है जो मुझे सुधारने में मदद कर सकती है। यह सोच ब्रेन को थ्रेट मोड से बाहर निकालती है। पॉल अब इस नई सोच के साथ खुद से पूछता है, क्या मेरे प्रेजेंटेशन में जरूरत से ज्यादा डिटेल थी? क्या शॉर्ट और क्लियर प्रेजेंटेशन ज्यादा असरदार होता? क्या अगली बार मैं एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और कंक्लूजन बना सकता हूं? अब उसका ब्रेन रचनात्मक ढंग से सोचने लगता है, न कि रक्षात्मक रूप से। डेविड रॉक यह भी कहते हैं कि लीडर को भी यह समझना जरूरी है कि फीडबैक देने का तरीका ब्रेन पर असर डालता है। अगर कोई सीधे कहे, यह गलत किया तुमने, तो वह फीडबैक थ्रेट बन जाता है। लेकिन अगर वही बात ऐसे कही जाए, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं जिससे यह और भी बेहतर हो सकता है, तो ब्रेन उसे स्वीकार करने लगता है। अब पॉल जब अपनी टीम को फीडबैक देता है, तो वह शब्दों का चयन सोच समझकर करता है। वह पहले यह बताता है कि सामने वाले ने क्या अच्छा किया, फिर हल्के और सहयोगी अंदाज में सुधार की बात करता है। इससे उसकी टीम का विश्वास बना रहता है और सभी लोग खुले दिल से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि फीडबैक को अगर हम खतरे के बजाय गाइडेंस की तरह लें, तो हम हर बार बेहतर हो सकते हैं। दिमाग को भी धीरे धीरे यह सिखाया जा सकता है कि सुधार की बात सुनना अपमान नहीं, विकास का पहला कदम है। मंच पर हर कलाकार को कभी न कभी डायरेक्टर से सुझाव मिलता है, लेकिन जो कलाकार हर सुझाव को अपनी काबिलियत का अपमान मान लेता है, वो कभी नहीं सीखता। जबकि जो कलाकार हर फीडबैक को बेहतर प्रदर्शन का मौका समझता है, वही असली स्टार बनता है। ठीक वैसा ही है हमारा ब्रेन भी। जैसे हम उसे सिखाएं, वो वैसा ही सोचता है। चैप्टर 13। जब ब्रेन को मिलता है ऑटोनॉमी यानी नियंत्रण का एहसास। अब पॉल की टीम पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी। उन्होंने प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया और अब कंपनी उन्हें एक और डिपार्टमेंट के काम की निगरानी देने जा रही थी। लेकिन इसके साथ ही पॉल को यह महसूस हुआ कि अब उस पर निगरानी ज्यादा बढ़ गई है। हर निर्णय में मैनेजमेंट की दखलंदाजी, हर कदम पर रिपोर्टिंग और छोटी छोटी बातों पर अप्रूवल, ये सब उसे अंदर से जकड़ने लगे। वह सोचने लगा, क्या मुझे अब खुद सोचने का अवसर नहीं मिलेगा? क्यों हर बार मुझसे पूछा जा रहा है? क्या मुझे भरोसे लायक नहीं समझा जा रहा? यह सोचते ही पॉल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा और उसकी ऊर्जा कम होने लगी। डेविड रॉक इस चैप्टर में बताते हैं कि इंसानी दिमाग को अगर कोई चीज सचमुच परेशान करती है, तो वो है ऑटोनॉमी की कमी। यानी हमें यह महसूस न हो कि हमारे पास अपने फैसले लेने की आजादी है। स्कार्फ मॉडल का ए यहीं से आता है, ऑटोनॉमी। जब ब्रेन को लगता है कि वह अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, तो वह शांत, स्पष्ट और ऊर्जावान होता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वह किसी और के नियंत्रण में है, तो वह थकने, डरने
और रुकने लगता है। पॉल के साथ यही हो रहा था। रॉक बताते हैं कि जब हमें नियंत्रण नहीं मिलता तो हमारा ब्रेन इसे एक खतरे की तरह लेता है और हमारी निर्णय क्षमता, फोकस और नवाचार पर असर पड़ता है। लेकिन इसका हल यह नहीं कि हम सब कुछ खुद करें, बल्कि हल यह है कि हम खुद को छोटे छोटे हिस्सों में नियंत्रण वापस दें। पॉल ने अब यह सोचना शुरू किया, कहां कहां मुझे थोड़ी आजादी मिल सकती है? क्या मैं खुद से एक शेड्यूल बना सकता हूं? क्या मैं एक सप्ताह में बॉस को अपडेट देकर बाकी समय अपने हिसाब से काम कर सकता हूं? ये छोटे छोटे प्रयास उसे फिर से नियंत्रण का अनुभव दिलाने लगे। डेविड रॉक यह भी बताते हैं कि अगर आप लीडर हैं तो टीम को ऑटोनॉमी देना उनका आत्मविश्वास और परफॉर्मेंस दोनों बढ़ा सकता है। जब लोग खुद निर्णय ले सकते हैं, छोटे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपनी पसंद से रास्ता चुन सकते हैं, तो उनका ब्रेन खतरे से बाहर आकर क्रिएटिव जोन में काम करने लगता है। पॉल अब अपनी टीम के लोगों को ज्यादा निर्णय लेने की छूट देने लगा। वह कहता, तुम्हें जैसा सही लगे वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। नतीजा ये हुआ कि टीम ने और भी अच्छे आइडिया देने शुरू किए। सबने जिम्मेदारी खुद उठाई और प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ने लगा। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ब्रेन को सिर्फ सुरक्षा नहीं, नियंत्रण भी चाहिए। जब हमें लगता है कि हम अपने निर्णय ले सकते हैं तो हम ज्यादा निडर, ज्यादा संलग्न और ज्यादा प्रेरित होते हैं। मंच पर एक परफॉर्मर अगर हर लाइन डायरेक्टर से पूछकर बोले तो उसकी परफॉर्मेंस कृत्रिम लगती है। लेकिन अगर उसे भरोसा दिया जाए कि तुम्हें जो ठीक लगे करो, तो वह मंच को अपनी ऊर्जा से भर देता है। ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी तब चमकता है जब उसे आजादी मिलती है सोचने की, करने की और आगे बढ़ने की। चैप्टर 14, जब आपका ब्रेन दूसरों के ब्रेन पर असर डालता है। पॉल अब कंपनी का एक सशक्त और प्रेरणादायक लीडर बन चुका था। उसकी टीम आत्मविश्वास से भर चुकी थी, प्रोजेक्ट शानदार चल रहा था और हर कोई उसके नेतृत्व की तारीफ कर रहा था। लेकिन अब पॉल के सामने एक और चुनौती थी। उसे एक नई टीम को ट्रेनिंग देनी थी जिसमें अलग अलग शहरों से आए कर्मचारी थे। वह सोच रहा था, क्या ये लोग मेरी बात को समझेंगे? क्या मैं उन्हें वही ऊर्जा दे पाऊंगा? कैसे मैं उनके दिमाग को प्रेरित करूं? डेविड रॉक इस अंतिम चैप्टर में एक बेहद गहरी बात बताते हैं। आपका ब्रेन सिर्फ आपके अनुभव को नहीं गढ़ता, वह दूसरों के ब्रेन को भी प्रभावित करता है। यानी जब आप किसी से बात करते हैं, सलाह देते हैं या साथ काम करते हैं, तो आपके शब्द, हाव भाव और इरादे सामने वाले के दिमाग में रसायनात्मक बदलाव लाते हैं। रॉक इसे कहते हैं ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन। पॉल जब ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करता है तो वह सिर्फ पावर पॉइंट स्लाइड्स नहीं दिखाता, वह अपनी कहानी सुनाता है। कैसे वह शुरुआत में उलझा रहा, कैसे उसने हर फीडबैक को सीखा और कैसे बदलाव से घबराने के बजाय उसने बदलाव को अपनाना सीखा। यह सुनते ही पूरी टीम का माहौल बदलने लगता है। कुछ मुस्कुराते हैं, कुछ सिर हिलाते हैं और कुछ नोट्स लेने लगते हैं। डेविड रॉक बताते हैं कि जब हम सच्चे भाव, स्पष्टता और सम्मान से किसी से बात करते हैं तो सामने वाले का ब्रेन हमसे जुड़ाव महसूस करता है। यह जुड़ाव सिर्फ एक बातचीत नहीं होता, बल्कि वह एक रासायनिक पुल बन जाता है जहां विश्वास, सीख और प्रेरणा का लेन देन होता है। पॉल अब हर बात को इस सोच के साथ कहता है कि मेरे शब्द सामने वाले के दिमाग पर क्या असर डाल रहे हैं। वह हर सुझाव को सम्मान से देता है, हर सवाल को धैर्य से सुनता है और हर प्रतिक्रिया को एक सीख की तरह लेता है। डेविड रॉक यह भी कहते हैं कि जब आप एक टीम को लीड करते हैं तो आप सिर्फ टारगेट पूरे नहीं कर रहे, बल्कि हर दिन दूसरों के ब्रेन को आकार दे रहे होते हैं। जब आप डर, शंका या दबाव से बात करते हैं तो सामने वाला ब्रेन भी थ्रेट मोड में चला जाता है। लेकिन जब आप उत्साह, सहयोग और समझदारी से बात करते हैं तो वही ब्रेन रिवॉर्ड मोड में आ जाता है। पॉल अब यह समझ चुका है, एक अच्छा लीडर वही नहीं जो खुद अच्छा सोचे, बल्कि वो है जो दूसरों को भी बेहतर सोचने की दिशा दे। वह अब सिर्फ काम नहीं करवा रहा, वह एक सोचने वाली संस्कृति बना रहा है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारा ब्रेन एक स्टेज की तरह है जिस पर हर दिन हम कोई न कोई प्रदर्शन कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है
कि जब हम इस स्टेज पर खुद को बेहतर करते हैं तो हम धीरे धीरे बाकी दर्शकों के ब्रेन को भी बदलने लगते हैं। दिमाग की यह ताकत सिर्फ हमारी नहीं रहती, वह दूसरों की सोच, ऊर्जा और जीवन में भी गूंज बनकर फैलती है। इसलिए जब हम अपने ब्रेन को समझते हैं तो हम एक बेहतर इंसान ही नहीं, एक बेहतर असर भी बन जाते हैं। आपने अभी जो किताब सुनी, योर ब्रेन एट वर्क बाय डेविड रॉक, वह सिर्फ दिमाग के बारे में एक सामान्य समझ नहीं देती, बल्कि यह एक गहराई से भरी यात्रा है हमारे रोजमर्रा के विचारों, भावनाओं और निर्णयों के मंच के पीछे की दुनिया में। यह किताब एक ऐसे निर्देशक की तरह काम करती है जो हमें दिखाता है कि हम हर दिन जो अभिनय कर रहे हैं वह सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग के भीतर चल रही एक जटिल और अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा है। डेविड रॉक ने हर चैप्टर के जरिए हमारे सामने दिमाग के 5 बड़े भावनात्मक ट्रिगर्स, स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस और फेयरनेस को इस तरह से रखा है कि हमें यह समझ आने लगता है कि कब और क्यों हमारा दिमाग थक जाता है, क्यों हम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों बातचीत करते वक्त हम खुद को असहज महसूस करते हैं और क्यों फीडबैक को हम एक खतरे की तरह महसूस करते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि हम इन सभी चुनौतियों को कैसे पहचानें, समझें और छोटे छोटे ब्रेन फ्रेंडली बदलावों के जरिए बेहतर निर्णय लें, गहरी सोच विकसित करें और अपने अंदर ही समाधान खोजें। पॉल और सोफी की कहानियों के जरिए उन्होंने यह भी दिखाया कि कोई भी इंसान अगर अपने दिमाग को समझ ले तो वह सिर्फ अपने काम में ही नहीं, बल्कि अपने रिश्तों, लीडरशिप और आत्मविश्वास में भी शानदार बदलाव ला सकता है। यह किताब बार बार हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। अगर हम चाहें तो उन्हें दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। और अब बात उस मंच की जिस पर आप यह पूरी यात्रा सुन पाए, हमारा YouTube चैनल हिंदी ऑडियो बुक। यह चैनल सिर्फ किताबों की ऑडियो प्रस्तुति नहीं करता, बल्कि हर किताब को एक अनुभव में बदलता है। हमारी कोशिश है कि हम अंग्रेजी में छपी उन महान किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में इस तरह प्रस्तुत करें कि आप उन्हें सिर्फ समझें नहीं, बल्कि जीने लगें। हम चाहते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत कोई प्रेरणादायक विचारों से हो, आपकी दोपहर की थकान किसी सीख से हल्की हो जाए और आपकी रात एक ऐसे आत्मचिंतन से गुजरे जो आपको बेहतर इंसान बना दे। इसीलिए हर ऑडियो बुक को तैयार करते समय हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हम एक आवाज में भावना, लय और अर्थ भरने की कोशिश करते हैं ताकि हर लाइन आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर सके। अगर आपको यह किताब पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी खास किताब को हिंदी में लेकर आएं तो उसका नाम भी लिख भेजिए। आपकी एक सलाह हमारे लिए एक नई यात्रा की शुरुआत हो सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर हफ्ते आपको एक नई किताब, एक नया अनुभव और एक नई दिशा मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी ऑडियो बुक मिस न करें। तो मिलते हैं अगली किताब में एक नए विचार, एक नई सोच और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने दिमाग को समझिए, उसे सम्मान दीजिए और अपने जीवन के हर सीन को उस स्टेज पर इस तरह निभाइए कि अंत में तालियों की गूंज सिर्फ बाहर नहीं, आपके भीतर भी सुनाई दे।